चलो पढ़ते हैं, है ना। देखो हम लोग का डायजोनियम वाला पोर्शन बचा हुआ था कि डायजोनियम से कैसे डिफरेंट कंपाउंड बनता है। हालांकि इसका पहले भी हम बताएं, कहाँ पे हम बताए थे इसको, इसको हम बताए थे पहले डायजोनियम से कैसे डायजोनियम का रिएक्शंस के बारे में पहले कहीं पे बताया था। बताओ किसी को याद है तो। कहाँ पे किस चैप्टर में? हेलोएरीन में बताया था। ये सब कुछ हेलोएरीन में बताया हुआ है, केवल मैकेनिक मतलब समझो 90% बताया हुआ है और 10% बाकी है। तो उसी 10% की हम बात करेंगे। हालांकि बाकी का 90% भी थोड़ा थोड़ा हम बात कर ही लेंगे। रिएक्शन ऑफ HNO2, HNO2 के साथ रिएक्शन 1 डिग्री एमीन का। पढ़ना तो तुम्हें 1 डिग्री एमीन का ही रिएक्शन है, बट 2 डिग्री एमीन का भी रिएक्शन होता है और 3 डिग्री एमीन का भी रिएक्शन होता है। उस पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। 1 डिग्री एमीन वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो 1 डिग्री एमीन का HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ या NO प्लस के साथ रिएक्शन कराओ या NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराओ, बात सेम ही है। क्या कैसे बात सेम ही है? एक मिनट। अच्छा देखो कहाँ लिखें, चलो ठीक है, मैकेनिज्म हम बताते हैं। पहले ये देख लो, NO प्लस या HNO2 या NaNO2 एंड HCl, इस HCl के जगह पे H2SO4 भी हो सकता है। मतलब NaNO2 के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराओगे जब 1 डिग्री एमीन का, तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। यहाँ पे केटायन वाला पोर्शन दिखाया गया है, एनायन वाला पोर्शन नहीं दिखाया गया। बाय द वे ये वाला रिएजेंट लोगे तो इसके साथ बगल में Cl- पड़ा होगा, केटायन एनायन सॉल्ट, इसलिए इसको डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब देखो कैसे बनता है वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर डायजोनियम बन गया तो ये डायजोनियम 2 टाइप का हो सकता है। एक में ये R ग्रुप, हर कोई बोर्ड पे कंसंट्रेट कर दो, लिखने का टाइम मिलेगा। ये जो R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये R ग्रुप एराइल ग्रुप हो सकता है। अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो कुछ इस टाइप का चीज होगा, और अगर ये एराइल ग्रुप है मतलब इसके साथ डायरेक्ट बेंजीन रिंग लगा रहेगा। अगर ये एराइल ग्रुप है R वाला तो ये ठीक ठाक स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं, ठीक ठाक स्टेबल। और अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल बोलने का मतलब क्या है और स्टेबल बोलने का मतलब क्या है? स्टेबल बोलने का मतलब है कि इसको बना के कुछ देर के लिए तुम जरूर रख सकते हो, वो भी कम टेम्परेचर करके रखोगे तब। 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखोगे तो इसको बना के रखा जा सकता है कुछ देर के लिए। ये तो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे, 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी ये क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब है ये रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये बन के रुका रहेगा, वो भी 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे रिएक्ट कर जाएगा। मतलब कैसे रिएक्ट करेगा? तुम जानते हो जितना भी लिविंग ग्रुप है उसमें सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? N2 इसलिए बेस्ट लिविंग ग्रुप है क्योंकि N2 गैस बन के निकल जाता है और N2 बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से। तो ये जो N2 है बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये बड़े आराम से निकल जाता है। जैसे ही एक डायजोनियम बनेगा, ये अल्काइल 1 डिग्री एमीन का डायजोनियम जैसे ही बनेगा और ये अल्काइल ग्रुप रहेगा तो ये N2 बड़े आराम से निकल जाएगा। N2 जैसे ही निकला एक कार्बोकेटायन बना। क्या बना? कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बोकेटायन बना। ठीक है, अब तुम बोलोगे तो क्या यहां पे ये N2 निकल के कार्बोकेटायन नहीं बना लेगा? ये भी तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बट ये इतना आसानी से N2 निकल के कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसकी वजह से निकल नहीं पाएगा और ये आराम से निकल जाएगा। यही वजह है कि ये जो डायजोनियम सॉल्ट है या डायजोनियम कंपाउंड है इसमें R अगर एल्काइल ग्रुप हो तो ये हाईली अनस्टेबल, और अगर एराइल ग्रुप हो तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इसको रखा जा सकता है।
मतलब फर्दर इसको किसी और के साथ रिएक्शन कराना है तो इसका रिएक्शन कराया जा सकता है, बट ये तो तुरंत से ही रिएक्ट कर जाएगा, इसको बना के रख ही नहीं सकते। तो ये रिएक्शन हुआ जरूर बट यूजलेस हुआ। होता क्या है इसमें, जिस रिएक्शन मिक्सचर में ये बनेगा, रिएक्शन मिक्सचर मतलब हम लोग जनरली NaNO2HCl लिए, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या लेंगे वो भी हम बात करेंगे। बाय द वे ये लिए हैं। तो इस रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन है, Cl माइनस है, NO2 माइनस है, ये एनायन हुआ, केटायन भी है, Na प्लस है, H प्लस है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, ये सब चीजें हैं। तो जैसे देखो ये जैसे ही N2 निकलेगा या इस पॉजिटिव पे कौन अटैक कर देगा, Cl माइनस अटैक कर सकता है, वाटर अटैक कर सकता है। अगर वाटर अटैक किया तो ये बन जाएगा, Cl माइनस अटैक किया तो ये बन जाएगा। दूसरी बात, चूंकि कार्बोकेटायन है तो ये रीअरेंज भी हो सकता है, रीअरेंज होके यहां पे कार्बोकेटायन आ गया तो यहां भी Cl माइनस आ सकता है, यहां भी H2O का OH आ सकता है। दूसरी बात, चूंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बना है तो ये इलिमिनेशन भी हो सकता है, यहां से H प्लस निकल गया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अगर इलिमिनेशन हुआ तो यहां से H प्लस निकल के यहां डबल बॉन्ड, मतलब ये और ये भी बन सकता है, ये सब बन सकता है। इसके अलावा भी चीजें बन सकता है। देखो यहां पे Cl दिए हैं, यहां वाला Cl वाला नहीं ना बनाया है, वो भी बन सकता है कि नहीं। दूसरी चीज इसके अलावा, हाँ इसके अलावा मतलब वेराइटी ऑफ चीज, कैसे NO2 माइनस में न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी हो सकता है कि Cl माइनस अटैक ना करके NO2 माइनस कर दे। ये अलग बात है कि Cl माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है बट NO2 माइनस वाला भी बन ही सकता है। तो यहां वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनता है। परसेंटेज देखोगे तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बन रहा है, 25% अल्कोहल, 5.2% अल्काइल हैलाइड, 13.2% ये वाला अल्कोहल, हालांकि ये कायरल बना है तो ये क्या बनेगा, रेशमिक, 25.9% ये, 10% ये। अब तुम देखो मेजर मतलब भाई 40-45% भी कोई बने तब ना, 20% 25% बनेगा तो उसको क्या मेजर बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई मेजर है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखो डेटा वाइज सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है तुमको, तो अल्कोहल दिख रहा है और एक ये एल्कीन दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये यूजलेस रिएक्शन है। यूजलेस इसलिए है कि बताओ 100 मोलेकुल तुम लिए और उसमें से 25 ही प्रोडक्ट, देखो रिएक्शन क्यों कराते हैं, कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। बाय द वे हमको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन कराएंगे, पता चला कि 100 मोलेकुल लिए हैं, 25 ही मोलेकुल प्रोडक्ट में गया है तो सक्सेस रेट तो बहुत कम हुआ। बाकी तो कुछ और बना दिया, तो हमें चाहिए था ये बन गया कुछ और, तो यूजलेस रिएक्शन हुआ। तो इसलिए कभी भी ये एल्काइल ग्रुप अगर रहे तो उसका डायजोनियम बना के कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं, क्योंकि डायजोनियम बनेगा तुरंत से अपने में रिएक्शन कर लेगा, अपने में मतलब सॉल्वेंट में जो कुछ भी है उसी से रिएक्शन करके ये सब कुछ बन जाएगा। और ये जो डेटा लिखे हैं इस पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए लिखे हैं, ये अल्काइल ग्रुप बदलेगा तो ये डेटा बदल सकता है। ठीक है, हाँ बोलो सर। यहाँ पर मतलब कि प्लस चार्ज है तो जहाँ 2 डिग्री होगा तो वहाँ पर होगा मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर 2 डिग्री पर अगर मतलब समझे नहीं, रीअरेंजमेंट करके प्लस चार्ज जो है अगर ये ना ये अच्छा ये बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो तुम उसी को मेजर बोल रहे हैं ना। हालांकि और भी कई चीजें हैं ना, ये देखो ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, कहाँ गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनना क्या होता है, बहुत ही टफ होता है। तो 1 डिग्री के केस में क्या होता है, E1SN1 होता है कि E2SN2 होता है, E2SN2 होता है। तो सबसे पहले तो कार्बोकेटायन यहां बनना ही नहीं चाहेगा, ये निकलेगा और साथ साथ कोई न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, वाटर अटैक करे या Cl माइनस अटैक करे, क्योंकि 1 डिग्री के केस में 1 डिग्री है और यहां लिविंग ग्रुप है, तो वैसे केस में तो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन होना चाहिए, नहीं यानी बाईमोलेकुलर रिएक्शन होना चाहिए, मतलब SN2 होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन होगा तो देखो सब्स्टिट्यूशन वाला है ना। हालांकि 1 डिग्री भी कुछ हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे 1 डिग्री हम बोल रहे हैं कि SN1 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये जैसे ही लीव करे साइमल्टेनियसली यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए।
ऐसा भी होता है कि लिविंग ग्रुप का निकलना, हाइड्राइड ग्रुप का शिफ्ट होना साइमल्टेनियस हो जाता है और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन यूजलेस है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट के कारण। जबकि अगर ये एरोमेटिक रिंग रहेगा तो ये डायजोनियम बनेगा। बना के आराम से रखे रहो। अब इसमें तुम्हारी मर्जी, देखो कितना यूजफुल रिएक्शन है। इस N2 को ये बना के रख लिए हो, अब इसको पानी के साथ सिंपली गर्म करो, वाटर के साथ वार्म करो। तो ये वार्म करोगे तो फिर क्या करोगे, ये N2 निकलेगा और वाटर है तो वाटर का OH2 यहां अटैक करेगा तो OH2 प्लस हो जाएगा, फिर H प्लस निकल के यहां पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। नहीं, यहां पे वाटर अटैक करेगा तो यहां पे वाटर नहीं आ जाएगा, OH आ जाएगा। H2O यहां अटैक किया, ये निकल गया। एक और चीज हम बता दें, हम इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं कि यहां पे कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वो मैकेनिज्म तुम्हें नहीं पढ़ना है। बट तुम ये जरूर जानो कि ये निकलेगा और इसके जगह पे जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो आ जाएगा। तो वाटर यहां पे आएगा, देन डीप्रोटोनेट होके क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल। तो वाटर के साथ सिंपली वार्म कर दो, बन जाएगा फिनॉल। इसके बाद देखो CuCl, इसको छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद आएंगे। CuCl के साथ इसको, ये डायजोनियम बना के रख लिए हो, अब इसको CuCl के साथ हीट करो या CuCl के साथ रिएक्शन कराओ। तो कौन न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl-, ये निकलेगा और इसके जगह पे कौन आएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस केस में Cn आ जाएगा। हालांकि ये सीधा रहेगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, जगह नहीं है इसलिए हमने टेरर लिख दिया। यहां पे Br, ब्रोमोबेंजीन। इस तीनों रिएक्शन को सैंडमेयर एक साइंटिस्ट था, उसने कराया था, इसलिए इस रिएक्शन को, इस तीनों को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक गटरमैन रिएक्शन था। गटरमैन आदमी का नाम है। जब लड्डू सिंह नाम हो सकता है, होता है कि नहीं हमारे यहाँ लड्डू सिंह नाम, लोहा सिंह, लोहा बाबू नाम होता है ना, तो किसी को आयरन मैन नाम है तो क्या दिक्कत है भी। और यहां भी तो लोहा सिंह नाम सुने होंगे, हम तो सुने हैं लोहा बाबू इस तरह से, तो लड्डू सिंह रहता है, तो किसी का गटरमैन नाम रह गया तो क्या दिक्कत है। तो इनफैक्ट गटरमैन करके साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, जैसे सैंडमेयर ने क्या किया, CuCN, CuCl और CuBr के साथ रिएक्शन कराया, उसने कुछ और नहीं किया, केवल रिएजेंट बदल दिया। Cu के साथ HBr ले लिया, Cu के साथ HCl ले लिया, रिएक्शन कराया, तो भाई वहां भी तो एनायन वही है, Cl-, Br-, हुआ वही सब कुछ। क्या बनेगा यहां पे, क्लोरोबेंजीन और यहां पे ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन और इन तीनों रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। रिजल्ट ये बताता है कि जो यील्ड मिलता है वो सैंडमेयर का ज्यादा बढ़िया होता है विथ रिस्पेक्ट टू गटरमैन। सैंडमेयर का यील्ड ज्यादा बढ़िया होगा गटरमैन के रिस्पेक्ट में, मतलब सैंडमेयर में ज्यादा परसेंटेज प्रोडक्ट में जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। इसलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेलो एरीन बनाने के लिए सैंडमेयर ज्यादा बढ़िया है या गटरमैन ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसका लॉजिक भी सोचा जा सकता है बट जरूरत नहीं है, याद कर लो। इसके बाद देखो, एकदम याद रखना कि CuCN, CuCl, CuBr सैंडमेयर और CuHCl, CuHBr गटरमैन। इसके बाद दो और, ये सब रिएक्शन कोई भूलोगे नहीं, नाम भले भूल जाओ, काम नहीं भूलोगे कि इसके साथ डायजोनियम का रिएक्शन कराने पे क्या होता है। अभी ही सबको याद हो गया होगा, पहले ही बताया उसी में। ये दो रिएक्शन तुम भूलोगे, ये जो H3PO2 है और ETOH है। ETOH ये पीने वाला अल्कोहल, इथेनॉल और कुछ नहीं, और ये है H3PO2। क्या नाम होना चाहिए इसका H3PO2 का, देखो जरा, H3PO4, H3PO3, H3PO2, क्या क्या नाम है भुला गया। अच्छा, HCl, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। इसका नाम याद है इस सब का। देखो, ये है क्लोरिक एसिड, ये है
क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, और इक के ऊपर वाला पर क्लोरिक एसिड, और अस के नीचे वाला हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो यहां पे तुमको क्या लगता है, इसको क्या नाम जानते हो इसका? इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, पर फास्फोरिक एसिड नहीं बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो इसको क्या बोलना चाहिए? क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, और ये हाइपो, इसमें पर है ही नहीं, इसमें हाइपोफास्फोरिक एसिड। अच्छा नहीं नहीं, इसको फास्फोरिक एसिड, इसको फास्फोरस एसिड, और इसको हाइपो फास्फोरस एसिड। मतलब ये देखो, इक अस, पर इक, हाइपो अस, इक पर इक नहीं है इसमें, अस हाइपो है, अस है ना। एक और चीज, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। अच्छा, क्लोरिक एसिड के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? क्लोरेट, इसको क्लोराइट, आइट। सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस को देखो ना, सल्फ्यूरिक को क्या बोलते हैं उसके सॉल्ट को? सल्फेट। और सल्फ्यूरस के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सल्फाइट, आइट, आइट। इक के सॉल्ट को एट, अस के सॉल्ट को आइट, और ये क्या था? हाइपोक्लोरस, हाइपो आइट, हाइपोक्लोराइट। यही तो बात है कि NaOCl को सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, क्लोराइट, आइट, आइट, सल्फाइट वाला आइट। तो इसके सॉल्ट को क्या बोलना चाहिए? ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद कहां, हाँ तो ये देखो, ये जो है ना, इसमें फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, अच्छा ये होता है ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? हम अभी बोलने वाले थे ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो नहीं है। मैक्सिमम में रहता तो ये किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता। कोई भी कंपाउंड जो अपने जिसका एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि अगर किसी को रिड्यूस किया तो खुद को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। और हम बोल ही रहे कि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। यहाँ पे फास्फोरस, इसमें फास्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट यहाँ पे नहीं है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को रिड्यूस, किसको? इसको रिड्यूस करेगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही तो है। बोलते हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो N2 निकलना, N2 का निकलना ही रिडक्शन है। और रिडक्शन और क्या है? हाइड्रोजन का चिपका देना, यही तो रिडक्शन है। तो ये करता क्या है? N2 निकाल के इसके जगह पे हाइड्रोजन चिपका देता है। तो ये क्या बन गया? बेंजीन। और चूंकि इसको रिड्यूस किया है तो ये H3PO2 खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में, या H3PO4 में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में होता है H3PO3 में। याद रखने वाली बात है, याद रख सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज बनेगा जो कि सब रिएक्शन में बनेगा। क्या बनेगा? N2 रिलीज होगा सब में। उसको हमने नहीं लिखा है, बट रिलीज तो होगा यहां पे N2 भी। एक ये रिएक्शन अक्सर बच्चा लोग भूल जाता है, क्योंकि ये समय क्या, उसको एनायन दिख रहा होता है, तो लगता है ये निकल गया, एनायन यहां सेट कर दे, और यहां पे वो कंफ्यूज रहता है ये क्या करेगा।
जो कुछ ये करता है वही एग्जैक्टली इथेनॉल भी करता है। इथेनॉल भी बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसको कर देता है रिड्यूस, N2 निकाल देता है, हाइड्रोजन चिपका देता है, इसको कर दिया रिड्यूस और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कहां ऑक्सीडाइज होके जाएगा, एल्डिहाइड पे। हालांकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन सकता है, बट इस रिएक्शन में ये एल्डिहाइड पे ही रुकता है। मतलब ये कहां क्या बन जाएगा, बेंजीन, और इसके साथ क्या बनेगा, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और इसके साथ N2 तो निकलेगा ही। ये रिएक्शन जरूर याद रखना, ठीक ठाक रैंक लाना है तो, क्योंकि यही लोग भूलता है, ये सबको याद रहता है। आगे KI के साथ रिएक्शन करा दो। इस रिएक्शन का कुछ नाम नहीं है, लेकिन इनफैक्ट सैंडमेयर टाइप का ही है। क्या होना चाहिए यहां पे, I आ जाना चाहिए, तो I ले आओ और साथ में N2 भी बनेगा। इसी तरह से अगर और कुछ हम बात करें, हाँ यहां पे देखो, फिर आएंगे नीचे हम और फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। यहां देखो HBF4 के साथ डाइएजोनियम सॉल्ट का जब रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रेसिपिटेट मिलता है। ध्यान देना, ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये वाटर सोलेबल होता है, लेकिन इसी का जब HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है, जैसे वाटर सोलेबल डाइजोनियम सॉल्ट है उसमें HBF4 जब डालते हैं तो पता चलता है कुछ देर में नीचे कुछ बैठ गया है, प्रेसिपिटेट कर गया है। वो कोई और नहीं होता है, ये वाला कंपाउंड है। प्रेसिपिटेट कर गया मतलब ये वाटर क्या है, इनसोलेबल है, तभी तो प्रेसिपिटेट किया है। इसको निकाल लेते हैं। अब इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करते हैं तो बड़े आराम से डिजोल्व हो जाता है। वाटर में इनसोलेबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टॉलिन, इस तरह के काम लेस पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो गया, इसको हटा लिए। अब इसको सिंपली हीट कर देते हैं। तो जब हीट करते हैं तो ये फ्लोरीन यहां पे आ जाता है, बन जाता है फ्लोरो बेंजीन, और साथ में N2 और साथ में बोलो BF3। ठीक है, अब एक और चीज, इसी प्रेसिपिटेट को अगर NaNO2 कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये निकल जाता है पूरा और यहां आ जाता है कौन, NO2। तो ये बन गया क्या चीज, नाइट्रो बेंजीन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, कहीं बीच में यहां से चलेगा, ये बनाया, फिर इसके साथ रिएक्शन कराया, ये बना, फिर NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया, सॉरी NaNH2 बोल रहे हैं, SnHCl के साथ रिएक्शन कराया, तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। तो वो सब फिर घुमा फिरा के यहां लाया जा सकता है नहीं। चलो, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ये दो रिएक्शन देखो, तुम भूलोगे, ये दो रिएक्शन भूलोगे, ये दो रिएक्शन भूलोगे, ये सब सबको याद रहता है, तो इस पे नजर रखना। लास्ट में हमने एक और चीज दिखाया है क्या, कि ये जो डाइजोनियम है, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा कि नीचे शिफ्ट करेगा। अगर ऊपर शिफ्ट किया तो क्या होगा, ऊपर वाले नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4, ऊपर अभी ऊपर वाले नाइट्रोजन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर ऊपर शिफ्ट करोगे तब 8 ही रहेगा, और नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज हो जाएगा, +2, हाईली अनस्टेबल, +1 तो अनस्टेबल है, +2 तो हाईली अनस्टेबल। ये बॉन्ड जो होता है ये शिफ्ट कर जाता है नीचे जरूरत पड़ने पे। अगर नीचे शिफ्ट हुआ तो ये नाइट्रोजन का चार्ज खत्म और यहां चार्ज आया, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह का चार्ज खत्म, एक जगह आ गया। अब पिछले बार में क्या हो रहा था, एक जगह निगेटिव आ रहा था और एक जगह 2 पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए पाई बॉन्ड जब भी शिफ्ट होगा तब नीचे की तरह यहां जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है। ये पाई बॉन्ड जब नीचे शिफ्ट हो गया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहा ना,
6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है ये? अब इलेक्ट्रोफाइल है। इसको अगर कोई बेंजीन मिल जाए रिएक्शन करने के लिए, हाँ सर। अब अपना जहाँ जहाँ आपका लेक्चर जा रहा था, हाँ हाँ, सप्ताह में तो डालना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक, हाँ ठीक ठीक, अभी रिकॉर्ड ही हो रहा है, 30 में ही है अभी। एक्चुअली पॉज करने का इसमें सिस्टम ही नहीं है, पॉज करेंगे तो फिर से हमको एडिट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब थोड़े ना है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़े देखा बच्चा देखता है, कुछ कॉल वॉल आते रहता है। चलो कहाँ हम बात कर रहे थे, भूल गए। हाँ यहाँ पे अगर इसको हम बेंजीन के साथ ही रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये नीचे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अभी इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन पे अटैक कर सकता है, तो ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा तो ये कहां जुड़ेगा, पैरा पे। ऑर्थो पे क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक तो ये बड़ा सा ग्रुप है, ऑर्थो पे हिंड्रेंस होगा, इसलिए ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। इसको बोलते हैं डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, जिसको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दो चीज कपल हो गया है, इसलिए डाई एजो कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये नीचे शिफ्ट होकर जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है और दूसरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं है। तो वैसे केस में इस दोनों में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं होगा। तो या तो ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, या ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, या ये एक्टिवेटेड और ये बहुत बड़े इलेक्ट्रोफाइल दोनों हो। दोनों, ये बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो या ये एक्टिवेटेड हो, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या ये एक्टिवेटेड भी हो और ये बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल भी हो, तो इस तीन केस में रिएक्शन हो जाएगा। न ये एक्टिवेटेड है और न ये बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं डालते तो इसमें क्या डालते हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 डाल देते। अभी ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये दो कंपाउंड बनता है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो कंपाउंड नहीं कई तक कंपाउंड बन सकता है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर OH है, ये दोनों डायजो कपलिंग करके ये बनाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। दो केस हमने लिया है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH है और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 है। दोनों बढ़िया ठीक ठाक एक्टिवेटर होता है। ये जो कंपाउंड बना है ना, ये कलर्ड होता है। तुम देखोगे केमिस्ट्री में जहां कहीं भी बहुत लंबा दूर तक कंजुगेशन होता है तो वो कंपाउंड कलर शो करता है, ध्यान देना। पूरा में कंजुगेशन है कि नहीं है, ये कंपाउंड कलर्ड होगा। यहां OH लगाओगे तो O के लोन पेयर भी कंजुगेशन में, NH2 लगाओगे तो N के लोन पेयर भी कंजुगेशन में, तो ये कंपाउंड कलर होता है। इसलिए हाँ, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर OH रहेगा तो इस कंपाउंड का कलर ऑरेंज होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर येलो है तो इस कंपाउंड का कलर, सॉरी NH2 है तो इस कंपाउंड का कलर येलो होता है। ऐसे ही इसको बदलोगे तो कलर बदलेगा, बट ये दो कलर तुमको याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही दोनों है जो NCERT में कोट किया है। एक और बताएंगे, वो NCERT का लैब मैनुअल में कोट किया है, उसको आगे बताएंगे। NCERT टेक्स्ट में इस दोनों को कोट किया, तो ये याद रखना। इसको बदलोगे तो कलर बदलेगा। कितना कलर याद रखोगे, तो जितना NCERT दिया है उतना तो याद रखो, क्योंकि अगर एज इट इज कॉपी करके पूछ दिया तो बना दोगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे OH रहेगा तो ऑरेंज कलर, O फॉर ऑरेंज, O फॉर OH, और क्या, और दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला येलो, दो ही तो है, तो O से ऑरेंज, O से OH, एक तो मैच कर गया, दूसरा बच्चा जो क्या, येलो। अब कलर भी का ये मिलता जुलता नहीं उसे क्रोमेट और डाइक्रोमेट से,
तो उसी टाइप का कुछ है, कैसे भी करके लॉजिक लगा के याद करो। अब इसके बाद हम तुमको बता रहे हैं, आई थिंक हो गया ये। अब देखो एक और चीज, CuCN के साथ रिएक्शन करके CN आया है। जब कभी केमिस्ट्री में CN आए किसी रिएक्शन में, एक बड़ा बढ़िया चीज वहां पे होता है कि कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। तो कहीं भी कार्बन का नंबर बढ़ान, रिएक्टेंट कुछ और प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर बढ़ाए हुए है, ऐसा कुछ हो तो समझो कि उस रिएक्शन में CN का जरूर, CN माइनस का जरूर कोई रोल है। ठीक है, अब देखो, तो ये सब चीज हम पहले भी बता दिए थे, फिर से बता दिए। चाहो तो एक चीज और बताओ, इसको अगर H3O+ के साथ हीट कर दो, क्या बन जाएगा? एसिड नहीं, नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड, अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड, एमाइड, इमाइड का हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बनता था। यहां डबल बॉन्ड N होता ना, तब एल्डिहाइड बनता। ये ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड, अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के HOH जोड़ोगे तो एल्डिहाइड, और तीनों बॉन्ड तोड़ के HOH जोड़ोगे तो एसिड। हमको लगता है बताया है पिछले लेक्चर में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आगे क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम यूट्यूब के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। इसके बाद देखो इधर का इसका मैकेनिज्म देखो, ये कैसे डायजोनियम बनता है। लेकिन जिस किसी को मैकेनिज्म समझ में नहीं आया इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर तुमको पता होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, फटाफट थोड़ा लिखना चाहो तो लिखो, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारा टाइमर चल रहा है। तो ये अपलोड आज नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि हाँ ठीक ठीक, और कुछ नहीं, तुम पहले से भी जानते हो ऐसा कुछ, क्योंकि इसके पहले एक लेक्चर और डालना पड़ेगा हमको, तभी जाएगा। देखो अब अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म का, ठीक है, एक दिन मतलब कल ही आ जाएगा, अगर को तुम नहीं भी लिखते हो तो कल यूट्यूब पे आ जाएगा, कल शाम तक, अगर आज रात में हम दूसरा वाला रिकॉर्ड कर लिए तो हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका देखो मैकेनिज्म कैसे है, और इसके बाद हम उधर बढ़ेंगे। मैकेनिज्म देखो, हमने बोला है कि तुमको लेना है NaNO2 और साथ में HCl, इसी को लेते हैं। क्या होता है देखो, NaNO2 प्लस HCl, इनफैक्ट HCl ही नहीं, तुम चाहो तो इसके जगह पे H2SO4 भी ले सकते हो। ठीक है, बट हम HCl ही ले रहे हैं। H2SO4 लेंगे तो क्या होगा वो भी बताएंगे। ये दोनों का रिएक्शन कराओ, बताओ ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट में बेस कौन है? NaOH। एसिड कौन है? HNO2। नाइट्रस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड होता है? दो एसिड, नाइट्रिक और नाइट्रस। इक वाला स्ट्रॉन्ग और रस वाला वीक। तो HNO2 नाइट्रस एसिड वीक एसिड होता है। और HCl कैसा होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। बताओ क्या बनेगा? NaCl प्लस, बोलो, NaCl प्लस HNO2 प्लस HNO2। ठीक है, एक्चुअली HNO2 ना लेके जब ये दोनों लोगे तो इनफैक्ट तुम कुछ और नहीं HNO2 ही ले रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, ये HCl ना लेके H2SO4 लो तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaHSO4 प्लस HNO2, यही ना बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस किया तो यही होगा। हम इससे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम HNO2 ही बना रहे हैं। HNO2 ऐसे अनस्टेबल होता है इसलिए हम बना के नहीं रखते हैं, HNO2 बनाने के लिए ही ये दोनों लिए हैं। ठीक है, अब जो HNO2 बना, ये HNO2 का दो मोलेकुल ON डबल बॉन्ड O,
HON ऐसा रिएक्शन देखे हो कि नहीं जिसमें एक एसिड एसिड की तरह और दूसरा एसिड बेस की तरह बिहेव कर देता है? नाइट्रेशन। यहां भी एग्जैक्टली सेम चीज होता है, एक HNO2 एसिड की तरह और दूसरा HNO2 बेस की तरह रिएक्शन कर लेगा, मतलब एक H+ निकालेगा और दूसरे के ऑक्सीजन पे भेज देगा। तो अगर ऐसा किया तो देखो क्या होगा, ये बना और नीचे NO2-, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? H2O बाहर और क्या बन गया? H2O बाहर और NO+ एंड NO2-। बेसिकली हम HNO2 भी हमें नहीं चाहिए था, चाहिए क्या था? NO+ चाहिए था। तो तुम चाहे डायरेक्ट NO+ दे दो या HNO2 दो या ये दो, बात एक ही है। और अगर ये ना दे के इसके साथ H2SO4 दोगे तब भी वही होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कहीं पैकेट में NO+ मिलता नहीं है, तो हम लोग फिर यही देते हैं, ठीक है। तो अब जरा गौर करो, हाँ NO+ बनेगा, मतलब हम ये देते हैं बेसिकली क्या बनाने के लिए? NO+ बनाने के लिए। अब NO+ इसके साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम बना देता है। वो कैसे बनाता है उसको भी देखते हैं। भाई YouTube पे देखने वालों फटाफट इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, हम इसको मिटाएंगे। चलो देखो, अब ये जो RnH2 है, अच्छा एक काम करते हैं, R के जगह पे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो हम बेंजीन वाला ले लेते हैं, एरोमेटिक वाला ले लेते हैं, क्योंकि वही स्टेबल होता है ना। ये NH2 और इसके साथ NO+, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है और इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाया, 5 2 7 हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना हो गया? 6 हो गया, 2 2 4 और एक लोन पेयर यहां पे है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब इसका लोन पेयर और इसका पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, इसके खाली ऑर्बिटल और इसके लोन पेयर के बीच में, और बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के यहां पे माइनस और यहां पे प्लस दे दो, देखो क्या बनता है। H2 N डबल बॉन्ड O और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, माइनस नहीं, माइनस तो नहीं ना, ये हो गया, और यहां पे एक लोन पेयर रहेगा, यही होगा। अब देखो क्या करना है, अब तुमको चीटिंग करने का तरीका हम बताते हैं। बना रहे हो तुम डाइजोनियम, 2 नाइट्रोजन तो जोड़ दिए हो, बट इस नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ना, तो ट्रिपल बॉन्ड लाने का तुम कोशिश करो, तो देखो क्या होगा। अब यहां से डीप्रोटोनेशन करा दो, डीप्रोटोनेशन। अब यह भी सवाल हो सकता है कि डीप्रोटोनेशन कराएगा कौन? भाई एक्वस मीडियम में हो रहा है, पानी ही यहां से H+ को निकाल लेगा। नहीं, क्या बन गया? NH2 सॉरी NH और N डबल बॉन्ड O और क्या, यहां पे लोन पेयर है ना। अब मेरे को बताओ जरा, इस नाइट्रोजन को कुछ देर के लिए कार्बन मान लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, इनफैक्ट एल्डिहाइड है, तो इसका इनॉल फॉर्म होगा क्या? यहां भी इनॉल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है।
तो इसका इनॉल बनाओ, या ये लोन पेयर को इधर, इसको इधर, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस H प्लस को, है ना। ठीक, एक तरह से इनॉले टॉटोमेराइज ही करा रहे हैं, और क्या। तो फिर देखो क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N OH, यही हुआ ना। ठीक है, यस सर। चाहो तो यहां पे टॉटोमेराइजेशन का साइन दे सकते हो। टॉटोमेराइजेशन का साइन क्या, वो तो इक्विलिब्रियम ही होता है टॉटोमेराइजेशन मतलब। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया, चीटिंग करते हैं, करना क्या है हमको, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। अब देखो क्या करना है, डिपोटोनेशन हुआ था कहीं पे, प्रोटॉन है ना, H प्लस है ना, और ऐसे भी एसिडिक मीडियम में सब तो हो रहा है, तो H प्लस तो होगा ही। तो H प्लस किसको दे दो, OH को H प्लस दे दो, तो क्या बन जाएगा। और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, H2O बना के निकालने वाले हैं, OH2 प्लस, यही ना। अब देखो यहां पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर को लाओ इधर और इसको ले जाओ बाहर, H2O निकाल दो बाहर, देखो क्या हो गया, चीटिंग हो गया नहीं। N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। अब ये केटायन और वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया मतलब वही सॉल्वेंट उसी में रहेगा। अब ये हो गया, इसके बगल में अगर तुम NaNO2 HCl दिए हो तो इसके बगल में कौन रहेगा, Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अगर तुम HCl ना लेके H2SO4 लेते तो यहां पे एनायन कौन होता, HSO4 माइनस, ठीक है। तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेन लेना देना तो इससे है। अब जरा गौर करो, ये 1 डिग्री एमीन है तब ये सब कुछ हुआ है। अगर 2 डिग्री एमीन होता तो यहां तक तो होता, यहां तक होता ना। और यहां तो एक ग्रुप है और यहां भी कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप यहां पे होता, तो इसके बाद H प्लस निकला है तब नहीं ये बना है, तो इसके आगे ही नहीं बढ़ता, यही वाला बन के रुक जाता 2 डिग्री एमीन में। और अगर 3 डिग्री एमीन होता तो इसी से आगे नहीं बढ़ता, नहीं। और इसी से क्या, उसको हम बोल देते नो रिएक्शन, क्यों, ये तुरंत से इसमें कन्वर्ट होते रहेगा, इसके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। पता है क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये न्यूट्रल बन के निकलने के चक्कर में रहेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 1 डिग्री एमीन है तो डाइजोनियम बनेगा, 2 डिग्री एमीन है तो क्या बनेगा, जरा गौर करो। इसको मिटाएंगे हम, मिटाए ना, हो जाएगा सर, यूट्यूब से हम लोग यूट्यूब से लिख लेना, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करें। यस सर। तो इसको हटाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी बहाने एक बार और देख लेगा, और क्या। अब देखो 1 डिग्री एमीन तो डाइजोनियम, अगर 2 डिग्री एमीन रहा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है 2 डिग्री वाला, बट क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या होगा ये देखने के लिए, RNHR, यही ना। इसका जब रिएक्शन कराओगे इस रिएजेंट के साथ बाय द वे NO प्लस, तो बनेगा RNR और N डबल बॉन्ड O, यही बनेगा। इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो एमीन। ये कैसा नाम है सर, देखो ये एमीन है कि नहीं है, ये एमीन ही था ना। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एन नाइट्रोसो इसलिए क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोसो जुड़ा है, इसलिए इसका नाम एन नाइट्रोसो एमीन। यही बन के रुक जाएगा, ये आगे डाइजोनियम फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। ये वाइली नेचर का होता है,
येलो ऑयली नेचर, येलो कलर का होता है और ऑयल की तरह, जैसे ऑयल का आप कैसे पानी और ऑयल में कैसे दोनों को छूते हो तो अलग अलग होता है ना, उसी तरह का ये ऑयली नेचर का होता है, येलो ऑयली नेचर का ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगर 3 डिग्री एमीन लेंगे हम तो देखो क्या होगा, क्या लगता है? NO प्लस क्या होगा? नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर इस तीनों R में से कोई भी एरोमेटिक है तब रिएक्शन हो जाएगा। गौर करना जरा, है ना एरोमेटिक। अब इसके साथ NO प्लस है, NO प्लस मतलब HNO2 एंड HCl, तो इस नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल तो ये है, बेंजीन तो है, तो क्या EAS नहीं हो जाएगा? EAS, तो EAS होके क्या होगा? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे NO जुड़ेगा, इसको जो बनेगा उसको बोलते हैं सी नाइट्रोसो एमीन। बताओ जरा ये नाम क्यों पड़ा, सी नाइट्रोसो क्यों? नाइट्रोसो ग्रुप कहां जुड़ा? कार्बन पे नहीं, इसलिए यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे सी नाइट्रोसो एमीन। तुम ये भी बोल सकते हो कि सर अगर 1 डिग्री एमीन में ही ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो आपने तो बोला डायजोनियम बना दो, बट यहां भी तो सी नाइट्रोसो बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, लेकिन हम तुमको बता दें कि जो सी नाइट्रोसो एमीन बनता है, ये जैसे याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन था सल्फोनेशन, कैसा था? रिवर्सिबल था, तो नाइट्रोसेशन बोलते हैं। NO प्लस का बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को नाइट्रोसेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोसेशन भी क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे होगे तो इसका नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो रहा होगा और सी नाइट्रोसो भी बन रहा होगा, बट सी नाइट्रोसो वाला रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिवर्सिबल होगा और यील्ड बहुत कम मिलेगा, जबकि ये रिएक्शन का यील्ड, इस नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन होगा उसका यील्ड बढ़िया मिलेगा, जबकि यहां पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो जो थोड़ा बहुत होगा वो किसके साथ होगा? ES होगा, सी नाइट्रोसो प्रोडक्ट यहां पे मेजर होगा, बट यहां पे सी नाइट्रोसो प्रोडक्ट नहीं, कौन प्रोडक्ट मेजर होगा? डायजोनियम मेजर होगा, और यहां पे N नाइट्रोसो प्रोडक्ट मेजर होगा। हालांकि यहां पे भी एरोमेटिक रिंग रहेगा तो सी नाइट्रोसो बनेगा, बट मेजर कौन होगा? N नाइट्रोसो प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है बेटी, ये सब ऐसे ही बेकार चीज है, मेन चीज जो डायजोनियम बना उसका सब रिएक्शन है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब जो कुछ हम बता दिए उसको हटाते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, चेक करने दो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। इधर बढ़ने के पहले यहां पे 2 रिएक्शन लिखे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसको जरा करके देखते हैं। एक हम करेंगे, एक तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। देखो, या फिर उसको भी करने के पहले एक रिएक्शन करते हैं। याद करो, हमने पहले बताया है ये रिएक्शन। अगर ऐसा कुछ है, इसमें इंक नहीं डाला है, अरे नया वाला मार्कर ना थोड़ा पतला चलता है, इसलिए ये ठीक है, रहने दो। हाँ, अगर ये OH है और यहां पे NH2 है और इसका रिएक्शन करा दो
NaNO2HCl। हाँ, एक और चीज, इसके रिएक्शन में, डायजोनियम वाले रिएक्शन में देखोगे NaNO2HCl रहेगा और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा। क्यों? ताकि डायजोनियम बन के रुके। अदरवाइज एरोमेटिक एमीन का भी डायजोनियम रुकेगा नहीं, वो टूट के फिनॉल बन जाएगा क्योंकि पानी तो वहां रहेगा। तो बनाने वाले कुछ और हैं हम, अब बन जाएगा फिनॉल। अब फिनॉल ही बनाना है तो भाई कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिएक्शन को देखो क्या होगा बताओ। डायजोनियम बनेगा और डायजोनियम बन के, चूंकि कोई एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन तो नहीं है, क्या बन जाएगा? OH ये बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में 3 चीज हमने बताया था, फटाफट देखो तो OH H प्लस हीट, एक बताया था OH Cl Ag प्लस हीट करो या ना करो AgCl निकाल लेता है। और एक बताया था OH NH2 NaNO2HCl। ये सब पिनाकोलोन टाइप का ही रिएक्शन था। चलो यही तो है। अब देखो जरा गौर करो, इस दोनों में से एक रिएक्शन को देखो। ये जो कुछ भी होने वाला है इसमें देखोगे क्या, सेम चीज रहेगा प्रोडक्ट में, केवल रिंग में एक कार्बन बढ़ जाएगा। सेम चीज रहेगा प्रोडक्ट में, 6 मेंबर है 7 मेंबर हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम कीटोन ही रहेगा, रिंग का साइज केवल एक कार्बन से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखो। ऊपर वाला रिएक्शन हम ले लेते हैं, नीचे वाला तुम खुद ट्राई कर लेना। इसका रिएक्शन कराओ KCN के साथ और HCN। ये HCN केवल H प्लस प्रोवाइड करने के लिए होता है, K प्लस और CN माइनस। ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन में हम बताए। CN माइनस यहां पे अटैक करेगा, देखो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन OH CN। इसको दे दो H2PT, एक्सेस, इनफैक्ट H2 एक्सेस दे दो तो क्या हो जाएगा, CH2NH2। गुड। OH CH2। बाहर में जो बात कर रहे हैं कोई जाके बोलो तो थोड़ा धीरे बात करें। एक जाओ ना, बोलना धीरे बात करने, कुछ और मत बोल के आना, कि बोलना थोड़ा धीरे बात करें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखो देखो इधर, ये बन गया। या बोलो ना चाय बनाने के लिए भी, चाय बनवाने के लिए भी बोलो, ठीक है। कोई भी चाय, जो भी पॉसिबल होगा। अच्छा, कोई पॉसिबल नहीं है, अच्छा ठीक है, छोड़ दो। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो आओ। OH NH2 ये बना है। इसके बाद हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, NaNO2HCl। अब क्या करोगे बताओ, डायजोनियम बनाओगे, N2 निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, पिनाकोलोन कराओगे, यहां से खुल के यहां जुड़ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर यहां पे रहेगा, ये लोन पेयर नीचे आएगा, क्या बन गया, 6 मेंबरिंग कीटोन। नहीं, अगर इस CN को स्टार कर दो तो ये स्टार यहां पे है, यहां पे कहां है वो कार्बन, या तो ये वाला रहेगा या तो ये वाला रहेगा, इसी दोनों में कोई रहेगा, नीचे वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, ऑर्थो पैरा नहीं बोलेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। इसको तुम खुद ट्राई कर लेना, सेम चीज है। अब हम बढ़ते हैं डाइएजो कपलिंग के पहले टेस्ट ही देख लेते हैं। एक रिएक्शन जो था डाइएजो कपलिंग जो लास्ट में था, उसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, नहीं उसको देख लेते हैं
तब इस पे ये सब पे आएंगे। तो अब देखते हैं डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। हटा रहे हैं इसको। डाइएजो कपलिंग इंक अगले क्लास है ना, डीप में एकदम भरना, एकदम मन भर। रहने दो अभी, ठीक है। कॉपी करो पहले इसको। क्या बनेगा इसमें? ये नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। प्रोडक्ट तो यही बनेगा। सिग्मा, पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन डिप्रोटोनेशन, और EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, छोड़ो ना मत जाओ। हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, है ना। अब कुछ छूटा नहीं ना, ठीक है ना? ओके, अब देखो। नहीं ना, रहने दो ना। हाँ, गेट हटा दो, ठीक। अगर यहाँ पे OH है, नीचे N, अभी जो बताया था उसी को हम बता रहे हैं फिर से थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम ये NH2 N डबल बॉन्ड N, इसका क्या कलर था? और इसका येलो था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्या करेंगे, ये लोग भी पकते रहते हैं। इसका रिएक्शन कराओ NH2 के साथ, इसका रिएक्शन कराओ NHR के साथ, और इसी का रिएक्शन कराओ NR2 के साथ। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं। OMe NH C डबल बॉन्ड O R O C डबल बॉन्ड O R। इस चारों में से किसी का भी रिएक्शन अगर तुम कराते हो इस डाइएजोनियम के साथ,
नो रिएक्शन, जबकि इसी डायजोनियम में केवल NO2 लगा दो। अब इस चारों का रिएक्शन इसके साथ आराम से हो जाता है। समझना जरा इसको, देखो सबसे पहले हमने बोला था या तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तब रिएक्शन होगा, या इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसमें डोनेटिंग दोनों हो तब। इसका उल्टा अगर हुआ तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब देखो ये क्या है, समझो फिनॉल है। फिनॉल का डायजोनियम के साथ रिएक्शन जब होता है, फिनॉल का जब डायजोनियम के साथ रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन, तो इसमें भी यील्ड बहुत अच्छा नहीं मिलता है। यील्ड अच्छा मिले इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल में थोड़ा सा बेस मिला देते हैं। बेस मिलाने से क्या हो जाता है, फिनॉक्साइड। और फिनॉल का OH तो एक्टिवेटर है, बट O माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो पहले फिनॉल में OH माइनस या बेस मिला देते हैं, फिनॉक्साइड बन जाता है, फिर डायजोनियम के साथ आराम से रिएक्शन हो जाता है, और फिर H+ एसिड वगैरह दे के दे देते हैं, तो ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्या होगा, यहां पे जोड़ दोगे इस पूरे को, एक को केवल हम बना देते हैं, O माइनस N डबल बॉन्ड N। ठीक है ना। अब जरा यहां सोचो, NH2 NH4 NR2 ये सब का सब कैसा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। तो ये सब के साथ डायजोनियम का रिएक्शन टाई जो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा बिना किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। जबकि इधर जरा चेक करो, ये कैसा है, एक्टिवेटर है। कैसा एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट? ये कैसा है, का है, दोनों तरफ रेजोनेंस, दोनों तरफ रेजोनेंस। ये तो हाइपर कंजुगेशन वगैरह से या +I से एक्टिवेट करेगा, तो वीक एक्टिवेटर ही है। ये कैसा है, देखो देखने में तो लगता है कि रेजोनेंस ये देगा, लेकिन कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में रखता है, ना कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में रखता है। OH को स्ट्रॉन्ग में रखता है। इनफैक्ट OH में नहीं, OH में जब NOH मिला देते हैं तब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। O- तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, O- हो गया। OH को भी तुम बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग के साइड रख सकते हो, बट इसको मॉडरेट के साइड ही रखते हैं, शायद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऐसा है। तो ये सब मॉडरेटली एक्टिवेटर है या वीकली एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड नहीं है। वैसे केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो रिएक्शन फिर किसी के साथ डाई जो कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर इसी में NO2 लगा दो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाता है, इस नाइट्रोजन का बढ़ जाता है, जिसके वजह से मॉडरेटली एक्टिवेटर होने के बावजूद भी इन रिंग्स पे ये अटैक कर लेता है। तो डाई जो कपलिंग तभी होता है जब इलेक्ट्रोफाइल में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे या सबस्ट्रेट में कोई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहे। ठीक है, तो ये है डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। एनसीईआरटी में इसको अलग से सेक्शन नहीं है, बस ये दोनों बना दिया है 1-2 लाइन में। तो मेरे समझ से यही इंपॉर्टेंट भी है, बट अगर AITS वगैरह में क्वेश्चन टफ वाला आया तो ये सब भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर एमीन। एमीन का टेस्ट, जैसे अल्कोहल का टेस्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, अल्काइल हैलाइड का टेस्ट होता है, अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है, सेचुरेशन का टेस्ट होता है, वैसे ही किसका टेस्ट, एमीन का टेस्ट। तो एमीन का 3 टेस्ट मेनली तुमको नजर में रखना चाहिए। एक को बोलते हैं सोलबिलिटी टेस्ट, एक को बोलते हैं कार्बाइलामीन टेस्ट। पढ़े हैं कार्बाइलामीन टेस्ट, पढ़ चुके हैं कार्बाइलामीन टेस्ट। कार्बाइलामीन टेस्ट किसका टेस्ट है, 1 डिग्री एमीन का, 2 डिग्री एमीन का, 3 डिग्री एमीन का। 1 डिग्री एमीन का क्या ऑब्जर्वेशन आता था, फॉल स्मेल, बैड स्मेल आता था। किसके फॉर्मेशन के कारण बैड स्मेल,
आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन के कारण बैड स्मेल आता था। 1 डिग्री एमीन का टेस्ट था, कार्बाइलामीन टेस्ट, सोलिबिलिटी टेस्ट एंड एजोडाई टेस्ट अभी हम देखेंगे। हटाएं इसको। पढ़ते हैं भाई, सोलिबिलिटी टेस्ट बात करते हैं। 1 ही घंटा हुआ है, गजब। तो अच्छा खासा हम 1 ही घंटा में पढ़ा दी। हटा रहे हैं भाई इसको। देखो, टेस्ट फॉर एमीन, कहीं ऐसा कुछ लिखा रहे कि एक कंपाउंड है जो वाटर में सोलेबल नहीं है, लेकिन पानी में जब HCl मिला दे रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दे रहे हैं, तो उस एसिडिक वाटर में वो कंपाउंड सोलेबल है। तो तुम समझो वो कंपाउंड कौन है? एमीन है। ऐसा क्यों? गौर करना। कोई एमीन है, या फिर हम ये वाला एमीन की ही बात कर लेते हैं, ये वाटर में सोलेबल नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर, इसमें नहीं, वाटर में सोलेबल नहीं है, बट उसी पानी में इसको डालने के पहले एसिड डाल दो, HCl डाल दो, पानी में HCl है, अब उसमें जब ये एमीन डालोगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। एसिड बेस रिएक्शन नहीं, और ये होगा वाटर में सोलेबल। तो कहीं केमिस्ट्री में लिखा रहा है कि कोई कंपाउंड है, वाटर में सोलेबल नहीं है, बट वाटर में, एसिडिक वाटर में वो सोलेबल है, इसका मतलब हो सकता है वो कौन हो? एमीन हो। ठीक है, तो यही है तुम्हारा सिंपल सोल्युबिलिटी टेस्ट। 1 डिग्री एमीन नहीं, किसी भी एमीन में 2 डिग्री में ये सॉल्ट नहीं बनेगा, 3 डिग्री में सॉल्ट नहीं बनेगा, सब में सॉल्ट बन जाएगा ना। ठीक है, अब तुम ये भी बोल सकते हो कि सर कुछ एमीन तो होता है कि वाटर में सोलेबल भी होता है, जैसे छोटा छोटा जो एमीन होता है जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है तो वाटर में सोलेबल होगा, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए टेस्ट है जो एमीन सोलेबल नहीं होता है। ठीक है, जब भी तुम टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तो उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, कई ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, नहीं, जिससे एक से कुछ पता चला, दूसरा से कुछ पता चला, तीसरा से कुछ पता चला, इस तरह से। चलो सेकंड, हम कार्बाइलामीन टेस्ट। कार्बाइलामीन टेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। कार्बाइलामीन टेस्ट नहीं, YouTube पे आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर में आ गया होगा, ऐसा भी आया नहीं होगा, मतलब अभी नहीं डाले हैं भाई, ये पहले रिकॉर्ड हो रहा है, पहले वाला बाद में रिकॉर्ड होगा, बट पब्लिश पहले वाला पहले ही होगा। ठीक है, कार्बाइलामीन टेस्ट, कार्बाइलामीन टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं एजोडाई टेस्ट। जाने अनजाने हम लोग एजोडाई टेस्ट भी पढ़ चुके हैं, बट बताते हैं अभी। एक चीज बताओ, जब तुम मार्केट से जाते हो होली के टाइम में कलर खरीदने, ग्रीन कलर या ब्लू कलर नहीं, रेड कलर, मतलब कोई भी कलर, तो इनफैक्ट जो पाउडर टाइप का चीज खरीद के लाते हो वो कोई कंपाउंड ही होता है ना, कोई कंपाउंड। तो इनफैक्ट अभी जो डाई है, जो कपलिंग रिएक्शन में 2 कलर कंपाउंड देखे थे, ऑरेंज एंड येलो, वो एक तरह का क्या है? कलर है, डाई है, डाई डाई डाई, जिससे डाई वगैरह करते हैं, कलर को ही बोल रहे हैं इनफैक्ट। तो इनफैक्ट डाई बनाने के लिए यूज किया जाता है डाई, जो कपलिंग रिएक्शन को। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं कौन? एजोडाई टेस्ट। थर्ड टेस्ट एजोडाई
टेस्ट। अगर कोई, अच्छा ये जो एजोडाइड टेस्ट है ये बेसिकली ये टेस्ट है एरोमेटिक एमीन का, और एरोमेटिक एमीन में भी किसका, 1 डिग्री एमीन का। 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक एमीन रहेगा तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब वो 1 डिग्री एमीन है और एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये देखेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई वेसल है, इसमें एमीन है, हमें चेक करना है कि ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है या कोई दूसरा एमीन है या कुछ और ही है। बट हमको ये केवल देखना है कि इसमें 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है या नहीं, ये टेस्ट यही बता पाएगा केवल। हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम NaNO2HCl। पर्पस क्या होगा हमारा, डायजोनियम फॉर्मेशन। इसके बाद एक कलरलेस कंपाउंड जिसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल, इसके बाद क्या डालेंगे, ये डालने के बाद इसमें बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल, नेप्थिलीन पढ़े होगे, नेप्थिलीन से ही आया है नेप्थॉल। अल्फा बीटा OH, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। ठीक है, ये बीटा नेप्थॉल है। ये डालने के बाद बीटा नेप्थॉल जब डालेंगे, तुम बताओ अगर इसके अंदर एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन रहा, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन रहा, तो इसके साथ रिएक्शन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम में। और जो डायजोनियम है ये बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा। तुम चाहो तो बीटा नेप्थॉल को पहले से ही इसमें मिला के रखो, उसके बाद NaNO2HCl डालो तो इससे डायजोनियम बन जाएगा इसका, और बीटा नेप्थॉल रहेगा ही। उसके साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, बीटा नेप्थॉल के साथ एक कलर कंपाउंड बनाता है, स्कारलेट रेड। रेड बोल सकते हो, और क्या। देखो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये रिंग को एक्टिवेट किए हुए है, तो या तो ऑर्थो को एक्टिवेट करेगा या तो पैरा को। पैरा तो खाली ही नहीं है, नहीं ना है, तो ये ऑर्थो पे ही आ गया, या तो इधर आए या तो इधर आए। ये अलग बात है कि मेजर इधर वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो चाहे इधर आए या इधर आए, बट एनसीईआरटी इधर वाला बनाता है मैनुअल में, तो हम भी इधर वाला ही बना देंगे। बट कोई भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। सेमी है ना, इधर देखो, इस दोनों के बीच में एक ही कार्बन है ना, और इस दोनों के बीच में 2 कार्बन है, तो अलग अलग होगा क्या। देखो जनरली ईएस में तुम देखे होगे, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो 2 रिंग जब फ्यूज रहता है तो उस रिंग पे अटैक करता है जिसपे एक्टिवेटर लगा होता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N और कहाँ कहाँ पे जोड़े हम, इसको जोड़ दो यहाँ से, और बीटा नेप्थॉल था ना, तो बीटा नेप्थॉल नहीं रुको, बनाओ ना यहाँ पे नेप्थॉल बनाओ पहले, इसको जोड़ देते हैं अगर यहाँ से, तो इसके यहाँ पे OH
ठीक है, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाता है स्कारलेट रेड या रेड बोल सकते हो इसको। इनफैक्ट हमने क्या बोला था, जहां कहीं भी रेजोनेंस बहुत दूर तक, कंजुगेशन दूर तक रहता है, वो कंपाउंड जनरली क्या होता है, कलर्ड होता है। देखो पूरे में रेजोनेंस है, रेड कलर होता है। ये कहने का मतलब अगर किसी कोई कंपाउंड है, वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है कि कुछ और है, ये जानना है तो थोड़ा सा उसका सैंपल लो, उसमें बीटा नेप्थॉल डाल दो। बीटा नेप्थॉल इसलिए क्योंकि ये अल्फा ये बीटा, बीटा नेप्थॉल डाल दो। बीटा नेप्थॉल डालने के बाद NaNO2 और HCl डाल दो, और उसके बाद देखो क्या स्कारलेट रेड कलर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो जो अननोन कंपाउंड था वो कौन है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, अदरवाइज स्कारलेट रेड कलर नहीं आएगा। 1 डिग्री और एरोमेटिक एमीन ही क्यों, क्योंकि ये डायजोनियम फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन रहेगा, तभी डायजोनियम बनने के बाद फाइनली ये होगा। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट तुमको पता होना चाहिए। यहां पे हम लिखे हैं बीटा नेप्थॉल, और ये जो कंपाउंड बना है इसको बोल सकते हो बीटा नेप्थॉल एजोडाई। बीटा नेप्थॉल एजोडाई, इस तरह का N डबल बॉन्ड N जहां कहीं भी होता है ना, उसको एजो कंपाउंड बोलते हैं। तो बीटा नेप्थॉल एजोडाई, डाई कलर के लिए यूज होता है, तो बीटा नेप्थॉल एजोडाई भी बोल सकते हो इसको। टेस्ट वाला रिएक्शन जरूर याद रखोगे। तो ये था ओवरऑल एमीन। हालांकि एक और चीज बता दें, हॉफमैन एलिमिनेशन करके भी एमीन में है, बट आउट ऑफ सिलेबस है, तो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया और अभी पढ़ाएंगे भी नहीं। उसको आगे पढ़ा देंगे जब फेज खत्म हो जाएगा, और अगला फेज खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक आध क्लास में या कभी आगे हम कभी बता देंगे। पिछले बैच में पढ़ाया था लेकिन इस बार नहीं पढ़ाया। नहीं, चौहान में होता होगा कुछ क्वेश्चन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करके, नहीं तो वो आसान सा है, कुछ है नहीं खास, तो उसको बताना पड़ेगा। मतलब उतना नहीं कर रहे हैं, तो करो ना, क्या दिक्कत है, आप लोग देख रहे नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे देखो नहीं करोगे तो तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं रहेगा, दिक्कत ये है। हैं। क्वेश्चन नहीं, नोट्स क्वेश्चन बैंक NCERT बस ये करना है, और इसके बाद टाइम मिले तो चौहान भी बनाना है। अब सेलेक्ट मतलब उसमें हम लोग नहीं बना देगा कुछ से। नहीं तो टाइम ऐसा नहीं है कि कम है, ये गलत सोचते हो कि टाइम कम है। कहाँ का टाइम कम है, टाइम है, लेकिन टाइम है। वैसा चीज अगर सोच रहे हैं कि जितना देर उसको अगर हम बनाएंगे तो उससे अच्छा है कि फिर से पढ़ लेंगे, एक बार NCERT को पढ़ लेंगे। नहीं ये तो है, लेकिन चौहान भी उतना टफ नहीं लगेगा। अभी देखो अभी देखो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता होगा, इसलिए लगता होगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाला चीज हम ये हटा दिए इस बार, और वही आउट ऑफ सिलेबस वाला बता देते हो, सब तुमसे बन जाता। हाँ सवाल वाल नहीं आना फिर उसको बनाने में फीलिंग नहीं आता। चलो ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।